हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, मैथ्स का सेक्शन सी कर रहे हैं हम क्वेश्चन पेपर का। तो इसका सेक्शन ए और बी आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको ज़रूर करिए। एंड प्लेलिस्ट में जो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व है उसको भी ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आई होप आप वो सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो सेक्शन ए और बी आप देख लेना, ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें यहाँ किए हुए हैं। तो इन सब के सॉल्यूशंस आपको प्रीवियस पार्ट्स में मिल जाएंगे और पूरी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन सी। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन गिवन है 5 + 2√3/7 + 4√3 = a-6√3। तो यहाँ पे आपको ये 6 नहीं है, सॉरी ये बी है, इसको बी कर लेना, a-b√3। तो आपको ए और बी फाइंड करना है। तो देखिए पहले आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये क्या दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिया है ना। वैसे तो ये रेशनल नंबर है ना। तो ये 5 + 2√3/7 + 4√3। आपको पता है जब भी रूट आपका डिनोमिनेटर में होता है तो आपको उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, एंड देन इसके इक्वल करेंगे। तो देखिए रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, रेशनलाइज हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो आप प्रीवियस पेपर में भी देख लेना। तो देखो हम क्या करते हैं, जो भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म होती है उसको देखते हैं हम। अगर ये 7 + 4√3 है तो यहाँ प्लस है ना, तो हम यहाँ पे माइनस से, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे इसी नंबर सेम यही नंबर, इसका बस माइनस साइन लेना है जहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो भी साइन होगा, वो जो साइन यहाँ है प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, यानी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इससे होगा क्या कि नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a-b की। तो हमेशा यही आइडेंटिटी बनती है, तभी हमने ये आइडेंटिटी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि प्लस है तो ये माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो a + b a-b क्या होता है, a + b a-b a² - b²। ये आइडेंटिटी तो सबको आती होगी, a + b और a-b a² - b²। a क्या है आपका 7 और b क्या है आपका 4√3। तो ये आइडेंटिटी तो सबको आती होगी, a + b हो जब और a-b हो तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो a की जगह आप 7 रख देंगे, उस पर स्क्वायर, माइनस b की जगह आप 4√3 रख दोगे, उस पर स्क्वायर। और ये वाला देखो पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरी ब्रैकेट को, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5 × 7, फिर 5 को 4√3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस जो लगा वो लगा देंगे। अब देखो 5 × 7 जाए तो कितना हो जाएगा 35। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4√3 से। अब कैसे करते हैं, 5 है और ये रूट है तो हम नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 = 20। और ये रूट वाली टर्म है तो ये रूट वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी, बट यहाँ तो नहीं है ना रूट, तो यानी कि सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और रूट वाला टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो और प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे। सेम ऐसी 2 × 7 = 14, नंबर से मल्टीप्लाई, रूट सिंगल है तो एज इट इज़। अब यहाँ पे कैसे करना है, देखो यहाँ 2√3 और ये 4√3 है, तो मैंने क्या बोला, नंबर को तो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 = 8, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 अगर सेम रूट है तो √3 यानी रूट के अंदर 3 2 बार आ गया ना, रूट यहाँ भी है रूट यहाँ भी, सिंगल रूट लगा देते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये जब भी रूट के अंदर 2 नंबर हो, फिर सेम नंबर हो, तो इसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। लेकिन अगर ये होता √3 और एक होता √2, तो यहाँ पे 3 × 2 = √6 हो जाता, अगर यहाँ अलग होता, यानी यहाँ √3 होता और यहाँ √2 होता, तो ये तो रूट तो सिंगल लग जाता और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, तो √6 आ जाता। बट क्योंकि ये सेम नंबर है ना रूट के अंदर, जब रूट के अंदर 2 नंबर सेम होते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है। तो यानी कि 2 × 4 = 8 और √3 से √9 होता है, बट √9 किसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 नहीं होता 3 2 होता तो √6, तो √6 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि सेम रूट है तो उसमें से रूट हट जाता है। अब सेम नीचे करो, 7 को स्क्वायर का मतलब 7 × 7 = 49, 7 स्क्वायर का मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई,
4√3 स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैंने आपको बताया 4√3 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो यानी 4√3 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई नंबर को, तो नंबर से 4 4 16, और √3 को √3 से करोगे तो सेम रूट है ना, तो इसमें से रूट हट जाता है, तो 16 3 जा 48, और बाहर क्या है माइनस, तो नीचे तो 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा 1, तो वो तो आपको नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व कर दो। 35 और ये कितना 8 3 जा 24। अच्छा देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस का आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये 35 नंबर और ये 24 नंबर से प्लस माइनस होगा, और रूट वाले से प्लस माइनस होगा। ये देखो नंबर है और ये भी नंबर है, 8 3 24, और ये रूट वाले से प्लस माइनस होता है। मल्टीप्लाई तो कोई किसी से भी हो सकता है, बिना रूट वाले के साथ, लेकिन कैसे होगा, नंबर के साथ रूट एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जब हम प्लस माइनस करेंगे ना, तो नंबर को नंबर से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, और रूट को रूट वाली टर्म से। तो यहाँ पे 20√3 और 14√3 को आपस में प्लस माइनस करोगे, ये तो 1 आ जाएगा। अब देखो 35 माइनस 24, नंबर से प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो माइनस क्या 11, और इसी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। अब देखो मैंने आपको बोला ये √3 वाला टर्म है और ये √3 वाला, मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई और रूट को रूट से मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम प्लस माइनस करते हैं तो सेम रूट है ना, √3 अगर ये √3 और ये √2 होता तो ये ऐसी का ऐसे ही छूट जाता, क्योंकि ये अनलाइक होता, बट ये सेम रूट है ना, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। बट कैसे होगा, सिर्फ आगे वाला नंबर इससे सॉल्व होगा, ये √3 तो एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है। तो 20 और 14 माइनस का प्लस का, तो कितना बचेगा 6, और साइन बढ़ेगा इसका माइनस का, तो 20√3 में से 14√3 को कैसे प्लस माइनस करोगे, नंबर को नंबर से, और ये जो रूट है ये 2 बार नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे 20x और 14x होता तो आप 6x लिखते हो ना, वैसे √3 एक ही बार लिखेंगे, नीचे 1 लिखो या मत लिखो। अब ये आ गया आपका 11 माइनस 6√3। अब इसको आप किसके इक्वल कर दोगे, इसके, क्योंकि ये सॉल्व करके तो ये आ गया ना, तो हम इसके इक्वल कर देंगे इसको। तो देखिए ये सिंप्लीफाई करके हमें ये मिला, और ये इसके बराबर है, तो ए क्या है, जो बिना रूट वाली टर्म है, कितनी है ए 11, तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे इक्वल करेंगे तो ए क्या है, जो बिना रूट वाला टर्म है यानी कि 11, और बी क्या है, जो रूट वाली टर्म है, रूट वाली टर्म इसमें ये है और इसमें ये है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, √3 तो √3 से कट जाएगा, जब मैं इसको पूरे को इसके इक्वल करूँगी तो √3 से तो √3 कट जाएगा, तो बी किसके बराबर आ जाएगा -6 के, ठीक है। तो ए और बी ऐसे निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम 5 AM 8 AM 11 AM ये दिया और टेम्परेचर भी दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में, आपको इसको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ तो सबको बनाना आता होगा, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या है, 18 सबसे छोटा और 26 सबसे बड़ा है, तो हम 18 से स्टार्ट करेंगे और 26 तक लेके जाएंगे, या फिर आप स्केल इसमें कितने कितने का ले सकते हो, 18 से 26 तक नंबर है ना, तो आप चाहो तो 10 10 का स्केल में तो सिर्फ 30 तक बनेगा, 3 ही कॉलम बनेंगे, आप 5 5 का गैप भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे छोटा 18 है और सबसे बड़ा 26 है, अगर आप 10 10 का गैप लोगे तो 10 20 30 सिर्फ 3 ही कॉलम 3 ही रॉ बनेगी, है ना, तो हम इससे अच्छा 5 5 का गैप ले लेते हैं, 5 10 15। तो टेम्परेचर हमने यहाँ रख दिया, और जो टाइम है हमारा वो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो टाइम ईयर इनको हम यहाँ रखेंगे, और जो हमारा नंबर्स में होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनको हम यहाँ रखते हैं। और स्केल हमने क्या लिया है, 5 डिग्री सेल्सियस को हमने 1 सेंटीमीटर लिया, 5 5 का गैप लिया है ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये टेम्परेचर सेल्सियस में ना, सेल्सियस के इक्वल है, 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, नहीं सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस का गैप लिया हमने, तो 5 डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्केल हमेशा 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है वो लेते हैं आप, ठीक है। अब आप 5 AM में देखो कितना है, ये 20 है ना, 5 AM में 20, तो 5 AM में बार ग्राफ में एक्चुअल में हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे, तो 5 AM में हम कहाँ तक का रेक्टेंगल बनाएंगे, 20 तक का, तो ये स्केल से बनाना है आपको, ठीक है, सारा स्केल से बनाना और ग्राफ पेपर में बनाना है, क्योंकि ये 5 5 का जब आप गैप लोगे तो उसमें लाइन बनी होती है ना, 1 सेंटीमीटर की 5, फिर 2 सेंटीमीटर पर 10 दिखाना है। तो 5 AM में कितने का बॉक्स बनाएंगे, 20 तक का,
स्केल से बनाना ये। अच्छा, जितने विड्थ का ये बनाया ना, दूसरे की विड्थ भी इतनी होनी चाहिए। जितनी विड्थ का ये बनाओगे उतनी का विड्थ का ये भी बनाना, और जितना विड्थ का ये बनाओगे ना उतना ही ना गैप भी छोड़ना, क्योंकि बार ग्राफ में बीच में गैप छोड़े जाते हैं। इंटरवल होते हैं, क्लास इंटरवल दी होती है जैसे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसमें हम गैप नहीं छोड़ते हैं, चिपका चिपका के बनाते हैं। बट यहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे। तो जितने विड्थ का ये जितने विड्थ का हमने रेक्टेंगल बनाया ना उतने ही गैप छोड़ देंगे, और फिर 8 AM में यहाँ पे शुरू करेंगे। तो 8 AM का कितना है आपका 24। तो 24 देखिए कहाँ पे आएगा, 25 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यानी कि 25 यहाँ है, तो 20 से 25 के बीच में 22.5 होता है ना, 5 तो आधा करोगे तो 22.5, तो उससे थोड़ा सा ऊपर 25 से 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस लाइन को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे यहाँ पे, तो पहले इस लाइन को बढ़ाना स्केल से और फिर यहाँ तक लाना। ये अगर पेंसिल से बना रहे हो तो ये जो है, ये आपने ये लिया है लाइन, उसको इरेज कर देना, ठीक है। उसके बाद 11 AM फिर से गैप छोड़ेंगे, जितने का ये विड्थ लिया उतने का ही गैप छोड़ना है आपको। तो ये टाइमिंग ना बाद में लिखना, पहले ये बना लेना। तो 11 AM में कितना है 26, तो 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या आएगा 26 यहाँ पे। तो 11 AM पे कितने का बॉक्स बन जाएगा 26 का। तो मैं तो ये बिना स्केल के बना रही हूँ, तो आप गैप को ध्यान रखना, जितना विड्थ यहाँ पे लोगे उतनी गैप छोड़ते जाना बीच में, ठीक है। और ये जितनी विड्थ इसकी होगी उतनी विड्थ इसकी भी होनी चाहिए, तो ग्राफ पेपर में बनेगा तो सही से बनी जाएगा, और स्केल की हेल्प से। उसके बाद 3 PM पे 22, 3 PM पे 22 कहाँ पे आएगा, 20 और 25 के बीच में 22.5 होता है, तो 22.5 यानी इनके बीच से हल्का सा नीचे, जैसे गैप ले लेना, स्केल लगा लेना यहाँ पे अपना ऐसे करके, और स्केल से यहाँ पे यहाँ तक तो लाइन मत खींचना, यहीं पे लाइन खींचना। तो ये आ गया आपका 3 PM पे 22, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका 6 PM पे 18, तो 6 PM पे 18 कहाँ पे है, 15 और 20 के बीच में आएगा 17.5 है ना, 2.5 का 5 है तो 2.5 आएगा, तो 17.5 और से हल्का सा ऊपर, यानी यहाँ पे फिर अपना स्केल ऐसे 18 पे रखना, और यहाँ पे क्या लगा देना, निशान लगा देना, फिर इससे रेक्टेंगल पे रख देना। तो ये आप ग्राफ पेपर में ध्यान से बनाना, विड्थ हर एक रेक्टेंगल की बराबर होनी चाहिए, और ये गैप भी बराबर छूटना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे करके, और ये इन्फॉर्मेशन लिख देना, ये टेम्परेचर दिया हुआ था और ये टाइम दिया हुआ था, है ना। तो ये हमारा बार ग्राफ बन जाएगा। तो बार ग्राफ में हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं बट बीच में गैप छोड़ते हैं, जबकि हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल लेते हैं नीचे 5 से 10, 10 से 20, और फिर ना गैप नहीं छोड़ते, इनको चिपका चिपका के बना देते हैं, तो वो हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। तो बार ग्राफ में गैप छोड़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In a parallelogram show that the angle bisector of two adjacent angle intersect at right angle। एक पैरेललोग्राम में जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं दो एडजेसेंट एंगल्स के, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पैरेललोग्राम में से है। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में आपको एक प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। कोई भी पैरेललोग्राम है, मान लो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एंगल A और B एडजेसेंट एंगल है, क्यों, क्योंकि एक सेम लाइन पे बने हुए हैं ना। तो A और B, या फिर B के साथ C, ये BC लाइन पे दोनों बने B और C, या C और D, या D और A, ये सब एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो आपको पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल का सम, अभी मैं B और C ले रही हूँ, इनका सम 180 है। और आपको क्या बोला, एडजेसेंट एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचिए, यानी कि एंगल B आपका और एंगल C एडजेसेंट है ना, तो इनके एंगल बाइसेक्टर खींचने, यानी इस एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, है ना, इसके बीच से होता हुआ, ऐसे इसका इसके बीच से, C के बीच से, ये पूरा C है, C के बीच से होके जाएगा। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, O पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी ये एंगल 90 प्रूव करना है आपको क्वेश्चन में। तो अगर आपको पता है पूरा एंगल B और पूरे एंगल C का सम 180 है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो अगर आप एंगल बाइसेक्टर ये वाला निकालना चाहते हो और ये वाला निकालना चाहते हो, यानी 1 और 2 एंगल निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस B और C का हाफ करोगे। तो इधर भी हाफ कर दोगे, इधर भी हाफ कर दोगे, दोनों साइड आपने हाफ कर दिया है, ठीक है, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई किया है ना।
तो हाफ से यहाँ पूरे पे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, और यहाँ पे भी हो जाएगा, ये तो 90 हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल बी की प्लेस में, ये पूरा एंगल बी है ना, एंगल बी का हाफ करूँगी तो आपको पता है ना कि ये एंगल बाइसेक्टर अगर, तो 1 और ये मान लो 2 है या ये 3 है, तो 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना। कोई भी एंगल का अगर कोई बाइसेक्टर हो तो उसको 2 बराबर भागों में बढ़ता है, यानी एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सेम ऐसे ये 2 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, एंगल बाइसेक्टर बी ओ और ओ सी एंगल बाइसेक्टर, यानी इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। या फिर आप कह सकते हो ये जो एंगल 1 है, मुझे तो इस ट्राइंगल की ज़रूरत है ना, तो मैं बाहर वाला एंगल ले लूँगी, ये वाला एंगल निकालना चाहती हूँ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये या तो ये दोनों बराबर है, या ये जो अंदर है इस ट्राइंगल ये वाला एंगल, ये वाला इस पूरे बड़े वाले एंगल का हाफ है, ऐसे भी तो कह सकते हो। तो हाफ एंगल बी की जगह आप एंगल 1 यूज़ कर सकते हो, है ना। पूरे हाफ एंगल बी का अगर मैं हाफ कर दूँ तो 1 मिलेगा क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो छोटा वाला बड़े का क्या होगा, हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ बी 1 के बराबर है, और हाफ और एंगल सी आपका 2 के बराबर है ना। हाँ, एंगल सी का अगर मैं हाफ करूँ तो छोटा पार्ट मिलेगा, और 1 और 2 90 आ गया। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है क्योंकि, तो ये ट्राइंगल ले लो, ये प्लस ये कितना होता है 180 होता है। तो 1 और 2 का सम तो हमने निकाल लिया 90, तो बी ओ सी निकालना है तो 180, बी ओ सी निकालने के लिए 180 यहीं रहेगा, 90 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि आपको ना यहाँ से तो 90 आप प्रूव कर चुके हो, फिर ऐसे ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी आप, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होता है, ऐसे करके यहाँ पे ना इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे अंदर ना एक वो बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो अगर आपने इसको 90 प्रूव कर दिया तो सिमिलरली ये भी 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 और ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। जो भी अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि ये 90 प्रूव कर चुके हो, ये भी सिमिलरली 90 हो जाएगा, तो ये 90 ये भी 90, तो ये सारे ही 90 हो जाएंगे ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम समझ आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। यानी ये वाला एंगल बाइसेक्टर तो आप 90 प्रूव कर चुके हो, सेम वैसे यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा 90, और ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90, चारों 90 हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो अभी तो फिलहाल सिर्फ इसको 90 प्रूव करना था, यहाँ से सिर्फ एक ही बाइसेक्टर खींचा था। अगर यहाँ से भी खींच देते ऐसे करके तो ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है ये एक रेक्टेंगल बन जाता। आगे देखिए क्वेश्चन 29, एक फैमिली है जो स्पेंड कर रही है 500 मंथली एज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑन मिल्क। 500 वो फिक्स्ड अमाउंट ऑन मिल्क खर्च करती है, उसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा मिल्क खरीदती है तो उस पर केजी 20 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा देती है कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा मिल्क को हमने एक्स मानना है और टोटल एक्सपेंडिचर जो मिल्क पे खर्चा हुआ है वो वाई मानना है। तो एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर मिल्क पे कैसे आएगा, जो फिक्स चार्ज है मिल्क, फिक्स्ड मिल्क है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो एक्स्ट्रा मिल्क हम ले रहे हैं वो उसका कॉस्ट भी लेंगे है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क कैसे आता है, तो देखिए टोटल खर्चा अगर मिल्क पे निकालना है तो कैसे आएगा, जो फिक्स्ड मिल्क लेना है उसकी कॉस्ट प्लस जो एक्स्ट्रा मिल्क पर केजी लेना है उसकी कॉस्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर और मिल्क इन्होंने कहा है वाई लीजिए, एंड फिक्स्ड मिल्क की कॉस्ट इन्होंने दे दी 500 है ना। फिर 500 जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिल्क की कॉस्ट दी हुई है, तो ये फिक्स मिल्क की कॉस्ट 500 दी है, एंड एक्स्ट्रा मिल्क की कॉस्ट बोलिए 20 पर केजी के हिसाब से है। तो इन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा मिल्क को एक्स मान लो, तो यानी कि अगर 20 केजी खरीदा और एक्स्ट्रा मिल्क कितना एक्स है तो उसकी टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी, उसके कॉस्ट को उसके एक्स्ट्रा मिल्क की क्वांटिटी से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो एक्स्ट्रा मिल्क हमने कितना लिया एक्स लिया है तो 20 पर केजी, तो एक्स से मल्टीप्लाई होकर इसकी कॉस्ट आ जाएगी ना। तो वाई टोटल खर्चा है वो कैसे आएगा, जो फिक्स्ड मिल्क पे खर्चा है प्लस जो एक्स्ट्रा मिल्क पर केजी के हिसाब से जो खर्चा होगा। तो पर केजी की कॉस्ट कितनी दी है 20, कितना खरीदा है एक्स, तो 20x हो जाएगी ना उसकी कॉस्ट। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई है, तो अब आपको बोला ये टेबल कंप्लीट करो। तो x की वैल्यू 0 दी है तो y निकालना है, फिर y की वैल्यू 1000 दी है तो x निकालना है, फिर x की वैल्यू 2 दी है तो ये निकालना है। तो टेबल तो बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो, यानी x एक बार x की वैल्यू दी है, एक बार y की वैल्यू दी है, एक बार x की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपने बनाई है तो हम ये वैल्यूज़ रखते जाएंगे। पहले पार्ट में 1 x की जगह 0 रखना है,
तो हमारे पास फर्स्ट जब हम करेंगे तो x को 0 रखना है इस इक्वेशन में। तो y इक्वल टू 500 प्लस 20, x के प्लेस में आप 0 रख देंगे, यहाँ x है 500 और 20 को 0 से क्या करना है मल्टीप्लाई ना, बीच में कोई साइन नहीं है, तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा ये तो यानी y 500 ही आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। अब की बार y आपको 1000 गिवन है, x निकालना है, तो y को पुट करेंगे हम, y को कितना रखेंगे 1000, किस में, इस वाले जो लीनियर इक्वेशन में बनाई है, तो y की जगह हम कितना रख देंगे 1000 और 500 एज इट इज़ प्लस 20, x तो हमें निकालना पड़ेगा, अब की बार y दिया है ना तो x निकालना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे x के लिए, पहले तो 20x को यहीं रहने देंगे, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, तो ये 500 यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 500 ही बचेगा, है ना, 1000 माइनस 500 करोगे तो 500। अब x निकालना है तो ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो जो चीज़ यहाँ x के साथ प्लस में वो माइनस हो गई और जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, है ना, तो 0 से 0 कट गया, 2 पे, ये कब आएगा 25 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है आपकी बार 2, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2, तो किस में रखेंगे, जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई है, y इक्वल टू 500 प्लस 20 और x की जगह कितना रख देंगे 2, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 500 प्लस 22 जा 40, तो ये आ जाएगा y 540। तो अब आप टेबल कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए टेबल आपका बना हुआ था, x y, x शुरू में 0 दिया था, y निकालना था, दूसरे में y 1000 दिया था, x निकालना था, और तीसरे में x 2 दिया था। तो देखिए आप जब हमने x 0 रखा था तो y कितना आया था 500, तो x 0 में y कितना आ गया 500, जब y 1000 था तो x कितना आया था सॉल्व करके 25, तो y 1000 में x कितना है 25, फिर x 2 रखा तो y कितना आया इस टाइम पे 540। ठीक है, यानी जब हमने एक्स्ट्रा मिल्क ख़रीदा ही नहीं तो y कितना है, सेम फिक्स्ड मिल्क के बराबर है। जब हमने y 1000 रुपीज़ खर्च किए टोटल, तो हमें कितना केजी मिल्क मिला 25 एक्स्ट्रा मिल्क, है ना, और 25 केजी एक्स्ट्रा मिल्क मिला। और जब हमने 540 खर्च किए यानी कि 40 एक्स्ट्रा खर्च किए, तो हमें कितना केजी एक्स्ट्रा मिल्क मिला 2 केजी। ठीक है, तो ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ तो टेबल ही कंप्लीट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ सेलेबल स्टील इन सम ऑफ द स्टील प्लांट ऑफ आवर कंट्री 99 इतना दिया हुआ है, और इसके लिए आपको बार ग्राफ बनाना है, और फिर स्केल आपको बोल दिया क्वेश्चन में 20,000 टन्स का लेना है। तो देखो प्रोडक्शन 1000 टन्स में दिया है ना, तो ये सबसे छोटा है 80 और सबसे बड़ा कितना है 200, और गैप कितने कितने का बोला है 20। स्केल आपको बता दिया क्वेश्चन में, तो आप अपनी तरफ से नहीं लोगे, अब इसी को लोगे। तो 20,000 टन्स का स्केल लेना है, तो 20,000 का मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग 80 से कर रही हूँ तो 20 बढ़ाऊँगी 80 100, है ना, या फिर आप स्टार्टिंग 60 से कर लो, तो 60 के बाद 80 आएगा, फिर 80 के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 120 आएगा, तो 20 का हमें गैप लेना है। तो देखिए बार ग्राफ तो मैंने अभी आपको सिखाया था, है ना, तो जो ये आपके नंबर्स है ये तो आप वाई एक्सिस पे लोगे, और जो ये प्लेसेस है ये आप एक्स एक्सिस पे लोगे। अब आपको पता है कि बार ग्राफ में आप गैप छोड़ोगे बीच में, है ना, चिपका के नहीं बनाओगे, क्योंकि ये हिस्टोग्राम थोड़ा ना क्लास इंटरवल होती है, यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 तक तो हम ये चिपका के बनाते हैं, बट बार ग्राफ में गैप छोड़ते हैं। अच्छा, जितना ये जितनी विड्थ इसकी लोगे ना, ये तो मैंने बिना स्केल के बनाया, आप स्केल से बनाना और ग्राफ पेपर में बनाना। तो जितना विड्थ हमने इस रेक्टेंगल की देखो लंबाई तो चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग, बट विड्थ जो है हमें सेम रखनी है, जितना ये विड्थ होगा उतना ही इसका विड्थ भी रखना है, उतना ही इसका भी और उतना ही इसका ही, तो स्केल से बनाना है प्रॉपर। और जितना विड्थ आप इसका लोगे ना उतना ही गैप भी छोड़ना है बीच में। तो सबसे पहले भिलाई में कितना है 160। अच्छा ध्यान रखिए ये 80 से स्टार्ट है और कहाँ तक है 200 तक है,
तो हम इसको 60 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 20 का गैप तो हमें बोला है 60 से 80, 80 से 100। बट यहाँ पे हमने गैप देखो 0 से 60 का, यानी 60 का गैप ले लिया और बाद में 20 का लिया है। तो जब हमने यहाँ पे ज़्यादा गैप लिया ना, तो हल्का सा यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गैप है, बाकी 20 का है। तो क्योंकि अगर हम 0 से 20, 40 करते हैं स्टार्ट, तो बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो इसलिए हम, हमारे सारे नंबर तो 80 से ऊपर ऊपर दिए हुए ना क्वेश्चन में, तो हमने 20 का गैप लिया और ये 0 से 60 का यहाँ पे ज़्यादा गैप ले लिया, तो कट लगा देना है। उसके बाद तो सिंपल है, भिलाई में कितने का कितने तक का है, 160 का है, तो इसको रेक्टेंगल को हम 160 तक लेके जाएंगे। फिर दुर्गापुर में आपका 80 का है, तो इसको, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी लेंगे, 80 तक, है ना। फिर राउरकेला में 200 है, तो इस रेक्टेंगल को 200 तक बढ़ाएंगे, 200 का 200 पे ऐसे स्केल रख के इसको इतना रेक्टेंगल बना देंगे। तो ये तो प्रैक्टिस आपने की होगी। फिर 150, 140 और 160 के बीच में आएगा 140, ठीक है, तो इसका भी बॉक्स बना लेंगे। तो ये प्लांट है एंड यहाँ प्रोडक्शन है। तो ये सब आपको अच्छी तरह से प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना है पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बना के दे दिया और आपको पूछा है क्वेश्चंस, तो चॉइस में है क्वेश्चन, तो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ। तो जब आपको बार ग्राफ बना के दे तो इन्फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ना आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाती है। तो एक्चुअल में ये देखो, ये ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है। किसके लिए एरिया है, शुगर केन क्रॉप के लिए। तो आप इन्फॉर्मेशन में लिखोगे एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप, एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है बार ग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप वर मैक्सिमम एंड मिनिमम। किस ईयर में एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो देखो एरिया एक्चुअल में रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया एक्चुअल में किस में डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी विड्थ तो हर रेक्टेंगल की सेम रखनी है, मैंने कहा है ना, सारे रेक्टेंगल्स की विड्थ आपको सेम रखनी है बार ग्राफ में या हिस्टोग्राम में। तो ये जो विड्थ अगर सबकी सेम है सारे रेक्टेंगल्स की, तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सबकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ और कम है, तो लेंथ यानी कि इन पे ये जो फ्रिक्वेंसी दी है या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे एरिया वाली इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ नहीं, ये एरिया इसकी रेक्टेंगल की लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इन्होंने पूछा किस ईयर एरिया जो है सबसे ज़्यादा और किस ईयर सबसे कम है। तो एरिया देखो सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये वाला है ना, तो ये कौन सा ईयर है आपका, 1982-83। तो 1982-83 मैक्सिमम है और मिनिमम कौन सा वाला है, ये वाला है मिनिमम रेक्टेंगल। तो ये ईयर है 1952-51, ठीक है। तो ये तो आपने क्वेश्चन वैसे भी पहले भी करे होते हैं कि इसकी हेल्प से क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं। उसके बाद पूछा है वेदर ट्रू और फॉल्स, एरिया अंडर द शुगर केन क्रॉप इन द ईयर 1982-83 3 टाइम्स है क्या 1952-51 में। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि 1982-83 में कितना एरिया था और इतने ईयर में कितना एरिया था। तो देखो 1952-51 में ये रेक्टेंगल आपका 16 तक गया है, ये वाला ईयर 1952-51 है, इसमें ये एरिया 16 तक गया, 16 से थोड़ा सा ऊपर है, 17 पे गया, 17 है। और ये वाले ईयर में 82-83 वाले ईयर में ये एरिया, ये जो रेक्टेंगल है ये आपका 32 और 36 के बीच में आ रहा है, 34 है। तो यानी कि एक है 17 और एक है 34। इस ईयर में 1952-51 में 17 और फिर इस ईयर में 34 है। तो ये तो ऑलमोस्ट डबल आ रहा है ना, ट्रिपल थोड़ी ना आ रहा है। तो ये तो 3 टाइम्स बोल रहा है, तो ये तो 2 टाइम्स आया है, तो यानी कि फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्टराइज करना है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। तो ये फैक्टराइज, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको बताना है कि ये शॉर्ट, इसका ये किस फॉर्मूले से निकल के आया है। तो देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो आप इस पूरे को क्यूब में चेंज करो। 8a³, ये a पे क्यूब है, 8 पे थोड़ी ना है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2a का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन रही है कुछ a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो अगर आपको आइडेंटिटी आती है, जब भी दिखे आपको a³ और b³ बन सकता है, तो यानी कि बाद वाले टर्म आपको आने चाहिए आइडेंटिटी के, है ना। तो देखिए मुझे वैसे देखते ही पता लग रहा है कि a³ और b³ वाली आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए जब a³ b³ बट c³ तो नहीं है ना। तो यानी कि ये एक तो थे a³ b³ + c³ +
3ABC वो तो अलग आईएनटी है, वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया, प्रीवियस पेपर्स में, तो वहाँ भी जाके आप देख लेना। बट यहाँ पे 2 ही है, इस पे भी क्यूब है और इस पे भी क्यूब है, तो यहाँ पे ये वाली आईएनटी बन रही है A³ + B³ + 3A² + 3AB², तो ये आईएनटी आपको याद होनी चाहिए। तो देखो ये इस पे क्यूब A पे है, सिर्फ 8 पे नहीं है ना, तो आपको 8 पे भी क्यूब लगाना है, तो ये 2A पे होल क्यूब ऐसे लगा सकते हो। B पे तो है ही क्यूब। अब आपको पता है आईएनटी में पहले A का क्यूब आता है, फिर B का क्यूब आता है, फिर 3A² B आता है, तो आप 3 अपनी तरफ से लिखिए। A आपको अब मालूम चल गया है, A ये पूरा नहीं है, A सिर्फ ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो A कितना है 2A, और फॉर्मूले में क्या लगता है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लगा देना। और B क्या है, B तो B ही है जो ब्रैकेट के अंदर है। अब इसे आप खोल के देखना तो ये यही आ जाएगा। कैसे, 2 × 2 = 4, 3 × 12, A का स्क्वायर B आ गया ना। सेम ऐसे ही अगला टर्म क्या होता है 3AB², 3 एज इट इज़। A क्या है, A हमारा A नहीं है 2A है, और B क्या है B ही है। अब की बार A पे स्क्वायर नहीं होता, B पे स्क्वायर होता है। पहली टर्म में A पे स्क्वायर होता है, दूसरे पे B पे स्क्वायर होता है। अब इसे भी एक्सपेंड, इसको भी खोल के देखो यही आ जाएगा, 3 × 2 = 6, A अकेला और B का स्क्वायर है ना। तो ये आईएनटी एक्चुअली में इससे मैच कर रही है। अब ये आईएनटी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो ये किससे आई होती है आईएनटी, ये इससे आई होती है A + B का होल क्यूब। तो जब एक्सपेंडेड फॉर्म दी हो तो आपको ये वाली फॉर्म लिखनी होती है। तो यानी A की जगह क्या रखोगे 2A, एंड B तो B ही है का होल क्यूब, तो यानी कि 2A + B का होल क्यूब, यानी इसको फैक्टराइज किया तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी 2A + B को आप 3 बार लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2A + B, 2A + B, 2A + B। तो जब भी आपको A और B बन जाए तो आप आगे की आईडेंटिटी सोचा करो कि ये होती है, तो इसको इस टर्म में चेंज करो, क्योंकि A और B तो मिल गए, तो A की जगह ये रख दो और B की जगह ये रख दो, और स्क्वायर A पे है, इस पे B पे स्क्वायर है, तो फिर चेक भी कर लेना इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको A और B मिल गया तो इसका आंसर ये होता है, तो A और B यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए। ऐसी A³ B³ C³ वाली आईएनटी भी वो आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जो पेपर्स हमने किए हुए हैं उसमें मिल जाएगी, वो आईएनटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे A - B हो जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ माइनस लग जाता, तो ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सेक्शन डी हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। एंड कमेंट करके बताइए आप ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छी तरह से कि नहीं। एंड प्लेलिस्ट की वीडियोस, एंड जो अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम की इससे रिलेटेड, तो आपको प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस करनी है। एंड ज़रूर फाइनल टर्म की जो इस ईयर की क्वेश्चन पेपर है उसको तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियोस का वेट कीजिए आप सेक्शन डी और ई के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड लाइक भी कर दीजिएगा, और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पेपर की अच्छी तरीके से।